गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। ये जो हमारा लेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 अक्टूबर को है हमारा एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम में आप जैसे ये एग्ज़ाम जो है हमारा अप्रैल में हुआ था, तो अभी जो दूसरा जो लेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी होने वाला है हमारा अक्टूबर में, इस डेट को होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन थे पिछली बार, जो अप्रैल में जो टोटल क्वेश्चंस थे, वो हमारे टोटल मार्क्स जो थे वो कुछ इस तरह थे। और इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें 3 जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो लिए गए थे। लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट थे हमारे पास। अब लैंग्वेज में कौन-कौन से हो जाते हैं, लैंग्वेज में हमारा हो जाता है इंग्लिश और हिंदी, और एक हो जाता है हमारा मैथ। ठीक है? इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो 3 सब्जेक्ट इसमें कवर अप होने वाले हैं। उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से करना है और कैसे किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे, बट कंसेप्ट सेम रहेगा। कंसेप्ट ऐसे ही रहेंगे, वही सेम टॉपिक रहेंगे जो हम मोस्टली क्लास में करते हैं। बस अगर किसी ने क्लास में अच्छे से पढ़ा है और अगर अच्छे से रिवीजन किया है तो वो आसानी से क्लियर कर देगा इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो चलो, जिसका नहीं भी हुआ है उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ वी विल अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे क्लास, सेक्शन, यहाँ पे आपका क्लास का रोल नंबर, या अगर कुछ आगे से कुछ रोल नंबर आता है, आरओ से कुछ आता है, कुछ रोल नंबर अलग से अगर आता है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग, तो वो भरना है, या हम आपको बता देंगे जैसा भी रहेगा। यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 25 मार्क्स का था। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता देता हूँ क्या कहता है। पहला में तो सिंपल है कि सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है बिफोर आंसरिंग। आंसर करने से पहले उनको अच्छे से पढ़ेंगे। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 25 क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे, और हर क्वेश्चंस का 1 मार्क था, तभी तो हमारे टोटल 25 मार्क्स बनते थे। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। तो मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपको ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक मार्क कर देना है, और वही आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि एक से ज़्यादा पे आप टिक मार्क नहीं करेंगे, ना ही क्रॉस करेंगे। जो भी आपको लगता है कि ये आप वाला ऑप्शन आपका सही है वो ही आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप सारे ऑप्शन नहीं करेंगे। दूसरी बात, सारे के सारे खाली छोड़ के नहीं आएंगे, वो भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा कैसे करना है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इंटू 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो कहता है वो लैंग्वेज के बारे में बात करेगा, दूसरा जो सेक्शन है वो बात करेगा मैथ के बारे में। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कैसे क्या रहेगा। चलिए, अब आगे इसमें लिखा भी हुआ है, अगला अगर पॉइंट है तो हम उसमें देख सकते हैं। सेक्शन 1 कंटेन्स 15 क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मिलाकर 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी के। सेक्शन 2 में रहेगा कंटेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे हो गए 25 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, सो टोटल इज 25 मार्क्स। सो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। तो वही कह रहा है कि टिक मार्क करना है आपको, जस्ट आपको और कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट टिक मार्क करना है। क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 के बारे में। अब मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले करना क्या है, रीड कैसे करना है, ऑप्शन कैसे ढूंढना है, और ऑप्शन को सिलेक्ट कैसे करना है। पहला ऑप्शन है, पहला हमारा सेक्शन 1 लैंग्वेज। अब लैंग्वेज देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात ही हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रीड द लाइन्स एंड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर देना है। As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. तो यहाँ पर अब उसने कहा कि as I lie on my back, I lie on my back looking up at the sky, sky की तरफ देख रहा है, back के ऊपर कुछ लाई किया हुआ है। I see an elephant waving its trunk at me, जो क्या कर रहा है, वेविंग का मतलब होता है जैसे हाथ हिलाते हैं हम, हैंड शेक करते हैं, हाथ हिलाते हैं, किसी को वेव करते हैं, बाय करने जैसे जैसे वेव करते हैं उसको कहते हैं। तो वो कहता है व्हाट इज एन एलिफेंट डूइंग, एलिफेंट क्या कर रहा है। तो देखो, एलिफेंट का जो जिक्र किया गया है वो यहाँ से किया गया है। यहाँ पे आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, वो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, ट्रंक को वेव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन, अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में उसने पूछा कि एलिफेंट क्या कर रहा है। लाइंग ऑन इट्स बैक, उसकी बैक पे बैठा हुआ है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वेविंग इट्स ट्रंक, उसके ट्रंक को क्या कर रहा है, वेव कर रहा है। तो वो वेव कर रहा है, तो देखो इस लाइन में वेविंग
जो लास्ट वाली लाइन है इसके अंदर यही बोला गया है कि वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, मेरे ऊपर ट्रंक क्या कर रहा है, वेव कर रहा है। लुकिंग एट द स्काई, नहीं, स्काई के ऊपर कौन लुक कर रहा है, स्काई के ऊपर तो वो कर रहा है जो जो ये पैसेज लिख रहा है, एलिफेंट नहीं कर रहा है। वॉचिंग अदर एलिफेंट, दूसरे एलिफेंट को देख रहा है, नहीं ये भी नहीं है। तो अब जो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है आपको ये भी नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक यही होती है कि हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। जस्ट उसी के ऊपर, ये देखो यहाँ पर बॉक्स दिया हुए हैं, इन बॉक्स के अंदर ही टिक मार्क करना है जो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही हो जाता है, तो ऑप्शन बी के ऊपर आप ऐसे टिक मार्क कर देंगे। बस आपको इतना ही काम करना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका जो आंसर सही है आप उसके ऊपर टिक मार्क कर देंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन रीड, ये लाइन्स को रीड करेंगे फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बबली ऑल्सो ब्रोट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, सी रोल्स रैग्स पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल, देन सी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग। उसने क्या किया, बबली के क्या लेकर आई, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है हमारा वो लेकर आई। सी रोल्स रैग्स पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल, सभी चीज़ों को क्या कर दिया, रोल कर दिया। रोल करके क्या कर रही है, उसको बॉल बना रही है, मेक अ बॉल बना रही है। देन सी टाइड अ बॉल विद अ स्ट्रिंग, और फिर उसने बॉल को क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ बांध दिया। स्ट्रिंग यानी कि एक धागा हो सकता है, एक स्प्रिंग जैसा होता है, एक रस्सी जैसा मेटल का हो सकता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग जैसे ऐसे इस तरह से ऐसे हो सकता है। तो अब क्या करना है, एक्चुअल में मान लेते हैं ये ऐसे है या ऐसे है, तो क्या किया, बॉल बनाई और बॉल को ऐसे बांध दिया उसके साथ। ठीक है, तो ये बॉल बन गई आपकी। अब क्या कहता है, व्हाट डिड बबली यूज टू टाई द बॉल। अब बॉल को बांधने के लिए यानी कि बॉल को टाई करने के लिए बबली ने किसका यूज किया, वो ये पूछ रहा है। सी रोल्ड रैग पेपर एंड वुल टू मेक अ बॉल, देन सी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग। तो लास्ट लाइन में आप देखोगे तो लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देन सी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ उसने क्या किया है, बॉल को बांधा है। लास्ट लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है स्ट्रिंग। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे स्ट्रिंग है ऑप्शन डी में, यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे, बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना है। यहाँ पे इसके अंदर जो लाइन लिखी मिलेगी वही सेम लाइन आपको इसमें मिलेगी, इन लाइनों में मिलेगी कहीं ना कहीं सेम। तो वहीं से आपको ढूंढ लेना है कि क्या चीज़ मिसिंग है, जो लाइन में मिसिंग है वही उसका आंसर है सिंपली। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये कंसेप्ट लागू नहीं होता है। आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में उसने पूछा क्या है। ठीक है, वो तब की बात है जब आपको बिल्कुल ही कुछ समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब आप जाके ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले रीड करो, फिर उसको समझो कि क्या कह रहा है, फिर दोबारा से आप इसको पढ़िए, दोबारा से लाइनों में देखिए कि वहाँ पे ये लाइन कहाँ लिखी हुई है कि भाई उसने किससे टाई किया, बॉल को टाई किया। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं इसको ग्रीन कलर से करता हूँ, उसने कहा टाई द बॉल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है टाइड द बॉल, आया है टाइड द बॉल। तो किसके साथ बोल रहा है, व्हाट डिड यूज, क्या यूज किया, स्ट्रिंग यूज किया, तो स्ट्रिंग इसका आंसर हो गया, बस दैट्स इट, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट पिक्चर शोज द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। अब बॉक्स के ऊपर से जंप कर रही है। अब देखो यहाँ पे ओवर का यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, ओवर का यूज हुआ है। अब देखो ये जो फॉक्स है ये इस बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, तो इसमें यूज होगा इन का, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी के अंदर बैठी हुई है। ये अगर किसी किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज रखी होती है उसको ऑन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। बट उसने तो ओवर के बारे में बात की है। ओवर का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर रहे हैं, जंपिंग ओवर। यानी कि मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स रखा है, एक बॉल रखी है, इसके ऊपर से जंप करना है ऐसे। ओवर का मतलब ऊपर से कूदना है। तो अब देखो कौन सी पिक्चर में ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये देखो, ये में इसमें है, इसमें ऊपर से कूद रहा है सी वाले ऑप्शन में। डी वाले में क्या करे, उसके बैक है, वो उसके पीछे से निकल रही है फोक्स। इसमें ऑप्शन जो हमारा सी है उसमें ओवर आया है। ठीक है, उसके ऊपर से कूद रही है ओवर। अगर उसके ऊपर बैठी होती है तो उसको ऑन कहते हैं। उसके नीचे अगर बैठी होती है, मान लेते हैं कि ये मान लो कोई ये एक टेबल है मान लेते हैं, और इसमें यहाँ पे कोई अंदर इसके नीचे बैठा होता, ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक टेबल है, और यहाँ पे कोई नीचे बैठा होता तो इसको बोलते अंडर, ये हो जाता अंडर। ठीक है, इसके ऊपर से कूद रही है तो ओवर। अगर इसके ऊपर कुछ रखा होता टेबल के ऊपर तो उसको बोलते हैं ऑन।
अगर उसके साइड से निकल रही है, बैक से निकल रही है, या अगर आगे से, यही फोक्स अगर यहां से निकलती तो इसको बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट से, उसके फ्रंट से पास हो रही है, ये उसके बैक से पास हो रही है, ठीक है। और पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो वो उसके बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, तो इन द बॉक्स आएगा यहाँ पे। तो इसमें इन द बॉक्स, द फोक्स इज सिटिंग इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि उसने ओवर बोला था, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब क्या करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखो डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज की खास बात के बारे में बताना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे स्पेशल चीज क्या हो रही है। सबसे पहले पिक्चर को देखो कि वो लड़की क्या कर रही है, वो पानी में कूद रही है, या वो मड है जो कीचड़ है, कीचड़ में जंप कर रही है। तो कीचड़ में जंप करेगी तो इसका मतलब स्पेलिंग MUD रहेगी, ये MUD, मड, मड यानी कि कीचड़। तो वो क्या कर रही है, उसमें जंप कर रही है। तो जंप करेगी तो उसके शूज वगैरह या कपड़े वगैरह खराब हो जाएंगे। और मड में क्या होता है, मड में वाटर होता है, पानी होता है, साथ में क्या होता है, सोयल होती है, मिट्टी होती है, या कुछ डर्टी पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, वाहिल प्लेइंग प्रियाज क्लॉथ गोट। तो प्रिया के जो कपड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्राई, ड्राई का मतलब सूखा, नहीं सूखे तो नहीं होंगे। न्यू, नए हो जाएंगे, नहीं नए नहीं हो, कीचड़ में खेलने से नए थोड़ी हो जाते हैं। डर्टी, गंदे हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है शाइनी, चमक जाएंगे। तो चमक के, कीचड़ लगने से चमकते थोड़ी हैं कपड़े, कपड़े तो खराब हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, डर्टी। तो डर्टी हमारे जो है प्रिया के कपड़े जो हैं वो डर्टी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मली ये क्या है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि भाई कोई चीज़ हम खाना खा रहे हैं तो उससे क्या होगा। खाना खा रहे हैं तो पहली बात तो खाना क्या होगा, कहाँ रख के खाएंगे, प्लेट में रख के खाएंगे, हाथ से खाएंगे, फोक्स या स्पून से खाएंगे, फोक से खाएंगे। उसके बाद खाना खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, पेट में जाएगा, फिर क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जो है वो चीज़ें यहाँ पे यूज हो रही हैं, आर्टिकल जो है वो यूज हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन नेम। नेमिंग वर्ड ढूंढना है आपको। तो नेमिंग वर्ड क्या है, नेमिंग वर्ड का मतलब एक्चुअल में होता है नाउन, यानी कि किसी का नाम। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं, हिंदी में इसको संज्ञा कहा जाता है। तो वही ढूंढेंगे अब। कोमल लव्स टू प्ले, कोमल जो है उसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोमल गोज टू, यानी वो लव्स का मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोमल गोज टू द पार्क विद हर मदर। कोमल जो है उसकी मदर के साथ कहाँ जाती है, पार्क में जाती है। तो देखो यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इस पहली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोमल जो है वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी लाइन में आते हैं, सेकंड लाइन में जब आते हैं, तो अब आपको पता चलता है कि कोमल एक लड़की है। कैसे पता चलता है, कोमल गोज टू पार्क विद हर, तो यहाँ पे हर लिखा हुआ है, और जो हर जो होता है वो गर्ल के लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए यूज किया जाता है। और लड़के के लिए क्या यूज किया जाता है, हिज, यानी कि बॉय के लिए हिज यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे हिज लिखा होता, हिज मदर, तो वो होता लड़का। लेकिन यहाँ पे लिखा है हर, तो हर का मतलब है कि कोमल क्या है, यहाँ पे लड़की है। तो लड़की है, अब लड़की है तो लड़की के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़की के लिए आई, तो आई के लिए यूज तो नहीं हो सकता, आई गोज टू। तो बात हो रही है कोमल की। देखो यहाँ पे जो ये बातें हैं ये कोई और बता रहा है, ये कोई थर्ड पर्सन है, कोमल के बारे में बता रहा है और हमें बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पे तीन लोग हैं, पहला कोमल, एक वो थर्ड पर्सन है जो हमको बता रहा है, और तीसरे हैं हम, यानी कि सेकंड पर्सन हम हो गए। फर्स्ट पर्सन पहला आदमी कोमल है, पहली मतलब लड़की कोमल है, दूसरा है हम जो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये बता कौन रहा है, तीसरा आदमी हमको बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आई का यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोमल के बारे में बता रहा है, तो कोमल खुद तो बता नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। ही यूज होता है लड़के के लिए, तो ये भी गलत हो गया, लड़के वाला तो बात हो ही नहीं सकती। तीसरा ऑप्शन है सी होता है गर्ल के लिए, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही रहेगा। यू तो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, अब देखो मैंने क्लास में आपको टेंस कराए थे, टाइम के बारे में बताया था, तो कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, वो वाला भी पढ़ लेना अच्छे से, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है गोज और यहाँ पे लिखा है यू, तो यू के साथ कभी भी गोज नहीं आता है। यू, अगर यहाँ पे ऑप्शन यू आता अंडरलाइन की जगह पे, अगर कोमल की जगह पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमें यू गो लिखना होता है, यहाँ पे यू गो, ठीक है। तो गोज आता है हमेशा फर्स्ट, यानी कि
सिंगल ही, हिज के साथ, सॉरी ही के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ऐसे आता है। यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। दिस टाइम बबली पिक द बॉल। अब क्या हुआ, वो जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने बबली के बारे में, उसी के बारे में बात चल रही है। अब क्या हुआ, अब बबली ने बॉल को पिक किया। जीत पिक द बॉल, पिक द बैट। जीत ने क्या किया, बैट को पकड़ लिया, उठा लिया। बबली थ्रू द बॉल, बबली ने बॉल को फेंका। जीत हिट द बॉल हार्ड, द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। अब देखो क्या हुआ, बबली यहाँ पे है, बबली ने बॉल को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे जीत है, जीत लड़का है यहाँ पे, उसने क्या किया, उसने बैट को उठा लिया। अब क्या किया, अब बबली ने क्या किया, बॉल को इस तरफ फेंका, तो जीत ने जोर से मारा, बिल्कुल हार्ड, और बॉल क्या हो गई, ओपनड अप, यानी कि वो फट गई। फट के स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना, एयर मतलब हवा में फैल जाना, ऐसे 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 फट के वो बिल्कुल बिखर गई एक तरह से। ठीक है, मेन पॉइंट था ये। अब होता क्या है, अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डिड द बॉल स्कैटर्ड इन द एयर। भाई बॉल जो है वो हवा में क्यों स्कैटर हुई, स्कैटर मतलब फैल गई, ऐसे बिखर गई, क्यों बिखर गई। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है जीत पिक्ड द बैट, क्योंकि जीत ने बैट को पिक किया, तो बैट पिक करने से बॉल थोड़ी स्कैटर हुई थी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बबली थ्रो द बैट, थ्रू द बैट, बबली ने बैट को थ्रो किया, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। बबली ने तो बॉल को पिक किया था ना, और बबली ने फिर बॉल को थ्रो किया था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बबली पिक्ड द बॉल, तो बबली ने बॉल को पिक किया, अब पिक करने से बॉल स्कैटर थोड़ी हो गई थी, तो लास्ट ऑप्शन आता है जीत हिट द बॉल हार्ड। तो लास्ट लाइन में देखो, जीत हिट द बॉल हार्ड, द बॉल ओपनड अप एंड स्केयर्ड इन द एयर। सो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि जीत ने बहुत जोर से बैट से उसको हिट किया, इसलिए क्या हो गया, बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अगला आता है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में क्या करना है, आपको एक वर्ड फिल करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये प्री पोजिशन के क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं पे मैंने अब थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था फोक्स वाला, उस फोक्स वाले से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, उसी में मैंने इसका आंसर आपको दिया था। अब देखते हैं आपको पता है कि नहीं। द रिवर इज फ्लोविंग, रिवर जो है बह रही है, डैश द ब्रिज। अब ब्रिज के, अब ऑप्शन में देखो बिटवीन, बिटवीन होता है बीच में। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिटवीन कहाँ पे यूज होता है। मान लेते हैं एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे, या कोई भी एक चीज यहाँ पे रखी है, एक चीज यहाँ पे रखी है, इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो उसको बिटवीन कहा जाता है। इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब दो लोगों के बारे में बात होती है तो वो बिटवीन होता है। अंडर, अंडर होता है नीचे। अब ध्यान से देखो कि जो ब्रिज है वो ऊपर है और जो रिवर है वो नीचे से बह रही है, तो जो रिवर है वो नीचे से बह रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो रिवर है वो नीचे से फ्लो कर रही है। फ्लोविंग का मतलब होता है बहना, तो ये ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाता है, यहीं से करेक्ट हो जाता है। बट हम अगले दोनों क्वेश्चंस के दोनों ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। सी है ओन, ओन का मतलब होता है ऊपर से। अगर अगर जो रिवर है हमारी इस ब्रिज के ऊपर से आती तब तो हम इसका ओन कह देते। इन का मतलब है कि इस ब्रिज के अंदर चली जाती, ऐसे अंदर चली जाती, तब इसको इन कहते। लेकिन बेटा ये तो फ्लो कर रही है ना, उसके नीचे से फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन अंडर। ठीक है, अंडर आएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आन्या एंड कीर्ति मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आन्या और कीर्ति जो है बहुत दिनों बाद आपस में मिलते हैं। तो जो हमारी आन्या है वो क्या कहती है, हेलो गुड मॉर्निंग। कीर्ति क्या कहती है, गुड मॉर्निंग। तो आन्या अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है हाउ आर यू, आन्या कहती है तुम कैसी हो, हाउ आर यू। सो कीर्ति क्या कहेगी, कीर्ति क्या कहेगी, कीर्ति कहेगी आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। तो वह ये बोलेगी ना। सबसे पहले आन्या ने कहा कि गुड मॉर्निंग, तो रिप्लाई में क्या मिलेगा, आप जैसे टीचर क्लास में आता है तो आप सभी बोलते हो गुड मॉर्निंग, तो टीचर भी कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। अब मैं पूछूं, मैं मान लो टीचर पूछे या मैं ही आपसे पूछूं कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो सभी, तो आप क्या कहोगे, रिप्लाई में क्या कहोगे कि सर हम अच्छे हैं, ऐसे ही बोलेंगे। तो बेटा वही है कि विच ऑफ दीज वुड बी द रिप्लाई ऑफ द कीर्ति। तो कीर्ति ने क्या कहा होगा, तो कीर्ति क्या कहेगी, मैं ठीक हूं, यही कहा होगा। तो पहला ही ऑप्शन है बेटा आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। अब वेल डन का मतलब होता है अच्छा किया। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। तो बेटा लास्ट के तीन ऑप्शन तो बनते ही नहीं है कैसे भी,
तो पहला ऑप्शन ही बन जाता है, वो यही कहेगी मैं ठीक हूँ। वेल डन का मतलब क्या, उसने कोई काम थोड़ी किया था, आन्या आन्या ने कोई काम थोड़ी किया था कि कीर्ति उसको वेल डन बोलेगी, या उसको ये थोड़ी बोला था कि जाओ जाओ तुम बाद में मिलते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। ना उसने कुछ ऐसा किया यू आर वेलकम, कोई उसने अच्छा काम किया हो तो उसके बदले में बोल रही यू आर वेलकम, दोबारा कर दूंगी तुम्हारा काम, कुछ भी काम तुम बोलोगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आई एम फाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये हिंदी स्टार्ट हो गई यहाँ से। अब हिंदी में भी सेम जैसे इंग्लिश में हमने क्वेश्चन पढ़े ना अलग अलग तरीके से, कुछ लाइनें पढ़ी, उन लाइनों में से आंसर ढूंढे, वैसे ही सेम हिंदी में करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, एक तो लाल हो गया एक दोस्त पीला हो गया, और उनको एक दोस्त तीसरा दोस्त मिल गया नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा। ठीक है, लाल और पीला, पीले से मिलता है मिलके बन गया नारंगी, पीले और नीले से मिला बना तो हरा, और लाल और नीले से मिला तो के पास आते ही नया दोस्त मिला बैंगनी। तो उनको कौन सा दोस्त मिल गया, बैंगनी मिल गया। तो मतलब इसको पढ़ना है आपको ध्यान से, क्या कहता है वो, देखो दोबारा बताता हूं मैं, इस चीज को दोबारा पढ़ेंगे। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी, तो ये एक अलग चीज है। अब इसके बाद ऑप्शन 2 पे आते हैं, पीला और नीला मिला, पीले और नीले से क्या बनता है, ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा। तो पीला और नीला जब मिले तो बन गया हरा। अब इसके बाद थर्ड पे आता है, लाल और नीला में अगर मिला तो बना बैंगनी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये पढ़ लिया हमने, अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसके साथ होने पर हरा रंग बना था, हरा रंग कहाँ बना था। अब हरा रंग देखो रेड कलर में लिखा था मैंने, ये रहा हरा। तो हरा किन दो के मिलने से मिला था, पीले और नीले। ठीक है, तो पीला और नीला, ये वाला ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो हरा रंग का किन के मिलने से बना था, पीला और नीला। बस ऑप्शन सिलेक्ट करो, क्वेश्चन डन। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। इनको ना सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है कि प्रिंट आउट निकाल लिया और बस टिक मार्क कर दिया, इनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे है पढ़ें और सही उत्तर चुने। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। तो यहाँ पे किसान के बारे में बात हो रही है। तो अब देखो वो क्या कहता है, उसने कहा गरम गरम लू चलती सन सन, तो सन सन कौन चलता है, लू। लू क्या होता है, गरम हवाएं, गरम जो हवाएं होती है उसको लू बोलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, सन सन की आवाज कौन करता है, तो बेटा पहले क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, सन सन करके कौन चलता है, लू चलती है, तो लू में ये आ गया। अब किसान तो क्या करता है, किसान तो काम करता है, देखो ध्यान से, काम करता खेत पर बिना किए आराम किसान, किसान तो काम करता है। तवा, तवा काम थोड़ी करता है, धरती जलती है तवे की तरह समान जलती रहती है। खेत, खेत आवाज थोड़ी करता है, खेत में तो खेती होती है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस की बातें भी हैं बेटा, नॉर्मली आप समझोगे चीजों को तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने एक बार उसको रीड कर लिया कि किस चीज से क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है समान तुक वाले शब्दों की जोड़ी चुनो। तो समान तुक का मतलब यहां पे ये है कि राइमिंग वर्ड है, ये इंग्लिश में कहें तो इसको राइमिंग वर्ड कहते हैं। तुक, तुक का मतलब होता है लास्ट में, जैसे खाना पीना, जैसे खाना और पीना, तुक का मतलब यही होता है। देखो लास्ट में ना आ रहा है, यहाँ पे इसमें भी ना आ रहा है, तो दोनों में ना आ रहा है, लास्ट में ना, तो यानी कि दोनों वर्डों में लास्ट की राइमिंग, लास्ट की जो साउंड है वो सेम आ रही है। तो हमें इन चारों ऑप्शनों में से सेम ढूंढना है। तो देखो भाई ऑप्शन पे जाते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है, बच्चा बच्चे, तो यहाँ पे तो आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे ए आ रहा है, यानी कि चा चे, तो चा चे तो अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे, नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है प्यारा, रा लास्ट में, और न्यारा, यहाँ पे भी लास्ट में रा, इसमें भी रा, तो दोनों में रा, तो इसका मतलब इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए कि भाई ये सही हो सकता है। फिर बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख, यहाँ पे ख आया है, यहाँ पे आई, तो ई आया है, तो ये तो नहीं बन रहा। यहाँ पे लड़का, का लड़की, यहाँ पे की बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में समान तुक, तुक का मतलब होता है राइमिंग, यानी कि सेम राइमिंग, लास्ट में जिसके सेम साउंड आती है उन्हीं को कहते हैं तुक वाले शब्द। ठीक है,
नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए नाम वाला शब्द चुने। तो नाम वाला शब्द कौन सा होता है? अब नाम क्या होता है? अब नाम का मतलब होता है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी सामान का नाम। जैसे पंखा है, जैसे फोन है, पर्स है, हमारा पर्स यानी बटुआ, किताब है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब ये जो मैदान में क्रिकेट खेल रही का मतलब पहली बात तो क्या है? वो लड़की है। पहली बात वो क्या है? लड़की है। रही अगर रहा होता, यहाँ पे रहा लिखा होता तो वो लड़का होता। तो ये तो लड़की है, तो लड़की है तो इसका मतलब, अब चलो ऑप्शन पे आते हैं। वह, पहला ऑप्शन आता है वह। तो वह क्या है? वह किसी का नाम नहीं है, वह है सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। जिसको क्या सर्वनाम है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। यानी कि किसी नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन, या हिंदी में कहें तो संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी के नाम के स्थान पे जो वर्ड्स, जो शब्द यूज होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा वह है वो एक सर्वनाम है, वो संज्ञा नहीं है, यानी कि वो किसी का नाम नहीं है। क्योंकि नाम का मतलब ही क्या होता है? नाम का मतलब ही नाउन होता है। नाउन वाले वर्ड, नेमिंग वर्ड। यहाँ पे बात हो, इंग्लिश में बात करें तो नेमिंग वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो नेमिंग किसी का नाम, तो वह किसी का नाम थोड़ी है। या ऑप्शन बी की बात करें तो उस, क्या है? उस का मतलब क्या होता है? किसी का नाम नहीं है। लड़का, हाँ लड़का किसी का नाम है। लड़का बताता है जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में बताता है, जेंडर के बारे में बताता है, तो लड़का किसी का नाम है। लेकिन यहाँ पे तो रही आया था, तो रही आया था, इसका मतलब लड़का भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो लास्ट में ऑप्शन जो बच गया बेटा वो बच गया लड़की। तो लड़की मैदान में खेल रही है, तो ऑप्शन डी रहेगा आपका करेक्ट। ऑप्शन डी आपका रहेगा करेक्ट। ठीक ठीक है। तो लड़की किसी का नाम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कसरत शब्द में 4 अक्षर हैं, उन अक्षरों से बनने वाला सही शब्द चुने। तो भाई कसरत में 4 सब अक्षर यूज किए गए हैं। पहला अक्षर है क, दूसरा है स, उसके बाद है र, और उसके बाद है त। कसरत। अब वो कहता है कि इन चारों में से ही कोई 2 अक्षर, यानी कि 2 अल्फाबेट या 2 लेटर हम यूज करेंगे, और उनसे इनमें से कौन सा वर्ड बनेगा। तो पहला ऑप्शन आता है तल, तो तय आ गया ल, लेकिन दूसरा तो वर्ड ल है, ल तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो क, स, र और त है बस। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा रस, रस तो र यहाँ पे है, स यहाँ पे है, तो दोनों के बन गए, रस बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही सिलेक्ट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तब, सी ऑप्शन है तब, तब। तो तय तो यहाँ पे है, बट बै तो इसमें नहीं है, बै तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी गलत। उसके बाद है कम, क तो है यहाँ पे, क तो है, बट मैं इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो हमारा बी रहेगा वही सही रहेगा। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे है बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। अब बरसात में जैसे ब, र, स, आ, त। बरसात के अंतिम अक्षर, तो बरसात में अंतिम अक्षर क्या है? त है। तो कहता है बरसात के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुने। तो जो ऐसा वर्ड, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो तय से स्टार्ट होता है? तो कुछ नहीं करना है, तय से सी वाला स्टार्ट होता है। बाकी पहले वाला पैसे, दूसरे वाला कैसे, और लास्ट वाला बैसे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है पढ़ें और सही उत्तर चुनें। अब वो क्या करना है? पढ़ना है, और इसके बाद क्या करना है? इसको हम इसके आंसर देंगे। एक तरह से ये भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि कुछ लाइनें पढ़िए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका आंसर बताएंगे। तो पहला क्या कहता है? बरसे बादल कल कल छल छल। तो बादल कैसे बदलते हैं, बरसते हैं? कल कल छल छल। उसके बाद तैर चली कागज की नैया। कागज की नैया तैरने लगी। नैया का मतलब होता है नाव, यानी कि बोट। बोट को कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बोट को क्या कहते हैं? नैया। पूंछ उठाकर भागी गैया। पूंछ का मतलब टेल, उठाकर ऊपर की तरफ भागी। गैया का मतलब होता है गाय। गाय यानी कि काऊ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। कविता में किसके तैरने की बात की गई है? तो यहीं पे हो गया ना क्वेश्चन सोल्व, सेकंड लाइन में ही आ गया था। तैर चली कागज की नैया, तो कागज की नैया तैरेगी, तो नैया पहले ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है।
गैया तो क्या था, गैया तो गाय था। दूसरा पूंछ टेल होती है, वो भी नहीं तैर रही है। बादल भी नहीं तैर रहे हैं, बादल तो बरस रहे हैं ना, बादल तैरते थोड़ी हैं, वो तो बरस रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन 2 हमारा है मैथमेटिक्स। इसमें हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अ बस हैज़ 56 सीट्स। एक बस है, उसमें 56 सीट्स हैं, यानी कि एक बस में मतलब टोटल 56 आदमी जो है बैठ सकते हैं। देर आर 15 पीपल ऑलरेडी सीटेड इन इट। पहले से ही कितने हैं, 15 जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो 15 लोग पहले ही बैठे हुए हैं। ऑन द फर्स्ट स्टॉप 18 मोर पीपल टुक द बस एंड सेट ऑन द सीट्स। क्या हुआ कि 15 तो पहले से बैठे हुए थे, और जो फर्स्ट स्टॉप आया उसके ऊपर 18 लोग और ऐड हो गए, आके वो भी क्या हुआ, सीट पे आके बैठ गए। तो टोटल करके देखो इसका कितना हो गया, 8 + 5 13, 1 इन हैंड, 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी कि कितने लोग बैठ गए, 33 लोग बैठ गए। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि बस में जो आते थे, बस में जो बैठ सकते हैं वो टोटल 56 लोग बैठ सकते थे, लेकिन पहले 15 लोग बैठे हुए थे, 15 लोग ऑलरेडी सीटेड एंड 18 मोर सीटेड ऑन द टुक द बस एंड सेट ऑन द सीट ऑन द फर्स्ट स्टॉप। सो टोटल आर 33. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोर पीपल कैन सिट ऑन द सीट्स, कि भाई और कितने लोग बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई हमें वो निकालना पड़ेगा कि कितनी सीटें खाली रह गई हमारे पास। तो टोटल जो सीटें हैं वो हैं 56। अब उसमें से 33 लोग उन पे बैठे हुए हैं, तो क्या कर दो, 56 में से 33 को माइनस कर दो। 6 - 3 3, 5 - 3 2, तो क्या आंसर आ गया 23। तो 23 जो लोग हैं और बैठ सकते हैं, यानी कि 23 सीटें अभी भी खाली हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाता है, ये रहा हमारा 23। तो पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, दैट इज योर आंसर। ओके, ठीक है। कि तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है बेटा, यही है क्रिटिकल थिंकिंग। इसी तरह से हम चीजों को करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है रवि प्लेसेस 4 पेंसिल PQRS इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक्स। तो क्या किया उसने, रवि ने अपनी जो ये पेंसिल है इन ब्लॉक्स के सामने रख दी, और इन ब्लॉक्स के सामने रख के वो क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज द शॉर्टेस्ट पेंसिल, सबसे छोटी पेंसिल कौन सी है। तो इसका देखो एक तो दिखने में लगता है कि भाई दिखने से ही देखो ये पता चल रहा है कि पी वाली जो है वो छोटी है, बट इसका एक तरीका होता है बेटा, मैथ में ऐसे नहीं चलता कि दिखने से ही हो जाता है, क्योंकि कई बार पिक्चर जो है छोटी बन जाती है, लेकिन उस पर लिखा जो होता है एक्चुअल में वैल्यू वही होती है। जैसे एग्जांपल मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, अब इस ट्रायंगल पे मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर, इस पे लिख दिया मैंने कितना 13 सेंटीमीटर, और इस पे लिख दिया मैंने कितना 16 सेंटीमीटर, ऐसे करके। तो देखो एक्चुअल में अगर देखो स्क्रीन पे तो ये 15-16 सेंटीमीटर की नहीं है, लेकिन जो लिखा होता है सॉल्यूशन उसी का निकालना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में क्वेश्चन को समझना है, उसके जो पिक्चर दी गई है उसमें देखना है कि क्या लिखा हुआ है, कैसे हमको सोल्व करना है, वो बताता हूं मैं। चलिए अब देखो बेटा, तो क्या कहता है कि भाई हमें ये बताना सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक को काउंट कर लेना है। अब ब्लॉक को काउंट करने का तरीका मैं बताता हूं कि जिस पेंसिल के बारे में आप बात करेंगे, आप उस पेंसिल पे क्या करेंगे, जहां से वो पेंसिल स्टार्ट होती है और जहां पे वो खत्म होती है वहां तक के ब्लॉक काउंट कर लो, कितने ब्लॉक हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो जो हमारी पेंसिल पी है उसमें 3 ब्लॉक आते हैं। कितने ब्लॉक आते हैं, 3 ब्लॉक आते हैं। उसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्यू वाली पेंसिल के बारे में। तो क्यू के सामने जहां से स्टार्ट होती है वहां पे चले जाइए, और जहां पे वो खत्म होती है उस वाले ब्लॉक तक काउंट कर लीजिए कितने ब्लॉक बन जाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक 1 2 3 4 5 6, तो जो क्यू है उस पे 6 ब्लॉक बन जाते हैं। उसके बाद बारी आती है आर की। तो आर में क्या करना पड़ेगा, अब आर के सामने ऊपर लेके चले जाइए लाइन को, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को, दोनों को। अब काउंट करिए कि कितने बन जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो आर में 5 ब्लॉक बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है एस। तो एस के लिए क्या करेंगे, एस के लिए अब चेक करेंगे एस का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है एस का, और एंडिंग पॉइंट कहाँ से, यहाँ से है। तो काउंट करो 1 2 3 4, तो इसका कितना हो जाता है, एस का 4 हो जाता है। तो वो बोल रहा है शॉर्टेस्ट पेंसिल बतानी है कौन सी है। तो सबसे कम ब्लॉक किस में है, पी में है, पी में 3 ब्लॉक है, तो आंसर हो गया पी।
ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर वो यहीं पे अगर वो कहता लॉन्गेस्ट की बात करता, सबसे बड़ी, अगर इसी को अगर वो थोड़ा चेंज कर देता, वो को कह देता कि लॉन्गेस्ट पेंसिल कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट पेंसिल क्या हो जाती, क्यू हो जाती, क्योंकि क्यू में 6 ब्लॉक आ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ पे क्या है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न में क्या करना है, आपको ये बताना है कि अब देखो सबसे पहले क्या किया है उसने, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर उसका एक सेंटर है, फिर क्या किया, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना दी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, फिर चौथी बना दी, यानी कि फर्स्ट, यानी कि क्या कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, एक लाइन को बढ़ा रहा है, बट एक्चुअल में इस लाइन को कहते हैं रेडियस। दिस लाइन इज कॉल्ड अ रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, एक्चुअल में वो रेडियस को बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है, अब देखो ध्यान से भाई, अगर उसने क्या किया है, पहले बार में पहला ऑप्शन क्या कहता है कि सिर्फ एक सर्कल है और उसका सेंटर है, फिर एक लाइन बढ़ा दी, फिर 2 लाइनें हो गई, फिर थ्री रेडियस हो गई, लाइन मतलब रेडियस, ठीक है, फिर 4 हो गई, तो नेक्स्ट में कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट वाले में कितनी बनेगी, 5 रेडियस बनेगी। तो 5 वाले ऑप्शन में देखो कौन से में बन रही हैं, इसमें तो एक भी नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड में 2 ही लाइन है, गलत, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें 1 2 3 4 हैं, तो ये भी रॉन्ग, बननी चाहिए 5 लाइन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है वो बनेगा डी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर क्या है, 5 रेडियस हमारी बन रही है, दैट्स वाई इट इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलो। तो इसी तरह से क्या करना है, हमको सिंपली सोचना है कि हम करें कैसे क्वेश्चन को, क्या उसने पूछा है। सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज आस्किंग टू यू एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, a number is between 61 and 71. It has 7 in its ones place. What is the number? वो कौन सा नंबर है। अब देखो मैंने आपको बताया था बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो चीज़ों के बारे में बात करता है, तो उसने यही कहा है अ नंबर इज बिटवीन 61 एंड 71, यानी कि एक नंबर है जो 61 और 71 के बीच में आता है। तो ये 2 नंबर दे दिए हमने। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, ध्यान से देखो। तो इसके बाद 62 आएगा, फिर 63 आएगा, देन 64, 65, 66, 67, उसके बाद 68, 69 एंड 70। चलो अब आता है मेन क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि इट हैज 7 ऑन इट्स वंस प्लेस, उसके वंस प्लेस पे 7 लिखा हुआ है, तो वो बताओ कि वो व्हाट इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है। तो वंस प्लेस कौन सा होता है, ये वाला होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड से काउंट करेंगे तो वंस प्लेस पे ये वाला, क्योंकि देखो मान लेते हैं ये 352 है, मान लो ये नंबर है 352, तो ये जो वाला होता है ये वंस प्लेस होता है, ये वाला हमारा टेंस प्लेस होता है, ये वाला 100 प्लेस पे होता है, और अगर इसके बाद मान लो एक और नंबर होता है तो वो 1000 पे हो जाता है, तो टी एच से लिख देते 1000। तो वो कहता है कि वंस प्लेस पे 7 होना चाहिए, तो ये वाला जो लास्ट वाला जो डिजिट है उस पर 7 होना चाहिए। तो लास्ट वाले पे देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो इसके ऊपर क्या आ गया 7। इसके बाद इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन 67 ही सही है। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 67 है, और वो लिखा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में अगर 67 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 67, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ बो एंड एरो गेम। बो एंड एरो क्या होता है, तीर कमान होता है, धनुष और जो बाण होते हैं उनको बोलते हैं बो एंड एरो, है ना। इस तरह से तीर होता है, ऐसे इस तरह से तीर होता है, और इस तरह से बो होता है हमारा, इस तरह से, ऐसे यहाँ पे टाई किया होता है ऐसे स्ट्रिंग को, ठीक है, इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हम तीर को लगाते हैं इसके अंदर ऐसे, और ऐसे इसको चलाते हैं, ठीक है। ये हमारा बो एंड एरो गेम। द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट विल विन अ टेडी। टेडी यानी कि एक टेडी बियर जो हमारा होता है वो जीत जाएगा, जो प्लेयर सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन करेगा, विन करे, यानी कि जिसको मिलेंगे। तो पॉइंट स्कोर्ड बाय 4 फ्रेंड्स आर गिवन बिलो। 4 दोस्त हैं, गौरव, संगीता, अभय एंड प्राची। अब उनको 2 चांस मिले हैं। पहले राउंड में उनको ये इतने इतने पॉइंट मिले हैं, सेकंड राउंड में उनको इतने पॉइंट मिले हैं। तो वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट जो करेगा, गेन करेगा, उसको क्या मिल जाएगा, टेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि उनको 2 चांस मिले हैं, तो दोनों चांसों को मिलाकर टोटल बनना चाहिए।
इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दो, सेम टू सेम इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है 48 प्लस 20, 48 प्लस 24 है ना, दोनों को ऐड कर दो। तो 28 प्लस 24 होता है, 48 प्लस 24 होता है 8 प्लस 4 12, 1 इन हैंड 72। तो जो गौरव है उसको मिलते हैं 72 पॉइंट। ठीक है, 72 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 37 को और 36 को ऐड कर दो। तो 37 और 36 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 73। कितना आंसर आता है? 73। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा, थर्ड ऑप्शन आता है अभय के बारे में। तो 23 प्लस 47, तो 23 प्लस 47 अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 70। कितना आंसर आता है? 70। ठीक है, तो इसका आ गया 70। और लास्ट वाला जो है हमारा, लास्ट वाले को और काउंट कर लेते हैं, कितना बनेगा? 26 और 45। तो 26 और 45 को ऐड करो, तो ऐड करते हो तो बनता है 71। कितना बनता है? 71। तो वो कहता है हु वॉन द टेडी बियर। अब टेडी बियर किसको मिलने वाला था? टेडी बियर तो उसी को मिलने वाला था जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे। तो अब इन चारों में सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं? 73 सबसे ज़्यादा है, और 73 किसके हैं? संगीता के हैं। तो विनर कौन है? संगीता। और संगीता कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप ऐसे टिक कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट व्हेन प्लेस्ड ऑन साइड 2 ऑफ द सीसा विल मेक इट गो डाउन। तो वो कहता है कि जो हमारा है कि भाई अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है, ये जो हमारा जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे भाई इस तरफ 2 एप्पल रखे हुए हैं, टू एप्पल्स आर प्लेस्ड, बट यहाँ पे मैं कौन सा फ्रूट रखूं ताकि ये वाला जो है ये डाउन चला जाए और एप्पल जो है ऊपर चले जाए। इसका मतलब इट मीन्स दैट द फ्रूट शुड बी हैवियर देन दीज 2 एप्पल्स, कि इन दोनों एप्पल से भारी होना चाहिए वो। तो अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन चेक करते हैं। अ चीकू, एक चीकू रखोगे तो क्या एक चीकू 2 एप्पल से बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा? तो नहीं, छोटा होता है, यानी कि लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। सेकंड ऑप्शन ऑरेंज, तो भाई ऑरेंज भी इतना बड़ा नहीं होता है कि 2 बड़े एप्पल जैसे रखे हुए हैं कि उनको नीचे ले जाए। उसके बाद लीची, लीची तो छोटी होती है, बहुत छोटी होती है लीची। लास्ट में बच गया बेटा वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। अब एक तरबूज कितना बड़ा होता है? 5 किलो का भी हो सकता है वो, 7 kg का भी हो सकता है वो, 10 kg का भी हो सकता है वो। सो अब 2 एप्पल कितने की रही होंगी? हाफ kg हो सकती है मैक्सिमम, हाफ kg हो जाएंगी। तो हाफ kg ज़्यादा है कि 10 kg ज़्यादा है? तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी रहेगा। तो ऑप्शन डी सिलेक्ट कर देंगे। वाटरमेलन को यहाँ रखते ही क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है कि भाई आपको पता है कि नहीं पता है कि भाई वेट किस में ज़्यादा होगा, 2 एप्पल में ज़्यादा होगा कि 2 वाटरमेलन में ज़्यादा होगा। बेटा क्वेश्चंस तो आपको ये पॉइंट तो सभी सबको पता होंगे, बट मेन बात यहाँ पे ये आती है कि हमको स्टेटमेंट पढ़नी आती है कि नहीं आती है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राधा हैड 70 रुपीज 70, सी ऑर्डर्ड अ स्नैक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स डिड सी ऑर्डर। अब उसके पास क्या है? 70 रुपीज़ हैं। तो बेटा 70 रुपीज़, राधा के पास 70 रुपीज़ हैं और इन चारों में से वो कोई एक चीज़ ऑर्डर करना चाहती है। तो वो कौन सी चीज़ ऑर्डर करेगी? अब देखो सैंडविच का जो प्राइस है वो है 65, पिज्ज़ा का जो प्राइस है वो है 95, डोसा जो है वो 90 का है और नूडल्स जो है वो 80 के हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब राधा के पास 70 रुपीज़ ही हैं तो बेटा वो पिज्ज़ा कैसे ऑर्डर कर सकती है 95 का? वो डोसा कैसे ऑर्डर कर सकती है 90 का? उसको 20 रुपये 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। नूडल्स कैसे ले सकती है? नूडल्स तो 80 रुपीज़ के हैं बट उसके पास तो 70 रुपीज़ है। तो इसका मतलब बेटा जो 70 से जो जिसका रेट कम होगा वही तो खरीदेगी ना वो, या तो 70 ही हो, 70 रुपये का ही है कोई सामान, कोई स्नैक्स हमारे जो हैं वो 70 का ही है, या उससे कम होगा वही खरीद सकती है, ज़्यादा का तो खरीद नहीं सकती। तो बेटा ऑप्शन जो ए रहेगा सैंडविच रहेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 65 रुपीज़ का आता है सैंडविच। तो वो क्या कर लेगी? 70 रुपीज़ दे देगी, 5 रुपीज़ उसको वापस भी मिल जाएंगे, तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, 5 रुपीज़ दुकान वाला उसको एक्स्ट्रा वापस रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट रहेगा, सैंडविच। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
सिमरन हैड a 100 note. She asked her father to exchange it with 10 rupee notes. How many 10 rupees note will सिमरन get in return for a 100 rupee note? अब वो क्या कहता है कि सिमरन जो है, सिमरन के पास ना एक 100 रुपीज़ का नोट है। अब वो क्या कहती है, अपने फादर से कहती है कि मुझे 10 रुपीज़ के एक्सचेंज करके दे दो, यानी कि मुझे 10 के नोट चाहिए हैं, मुझे 100 के बदले में 10 रुपीज़ वाले नोट दे दो। तो बेटा इसको सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि क्या करो, जो टोटल रुपीज़ है ना उसको जितने रुपए के नोट उसको चाहिए ना उससे डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर लास्ट में दोनों नंबरों के लास्ट में ऊपर वाले में न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर जीरो है तो लास्ट वाले से लास्ट वाली जीरो कट जाती है। तो आंसर क्या बच गया लास्ट में, 10 बच गया। तो 10 ऑप्शन किस में आता है, बी में आता है। तो कितने नोट देने पड़ेंगे, 10 नोट देने पड़ेंगे रिटर्न में, एक्सचेंज में। तो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन चलो। रियाज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ मई। रिया का जो बर्थडे है वो मई में आता है। टियाज बर्थडे कम आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम रियाज बर्थडे मंथ। तो भाई जो टिया है, अब बात हो रही है यहाँ पे दो लड़कियों की, एक हमारे रिया और दूसरी है टिया। तो रिया का जो बर्थडे आता है वो मई में आता है और टिया का जो बर्थडे आता है वो आता है कम्स आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द रियाज बर्थडे मंथ। कि जो रिया का जो बर्थडे जिस मंथ में है उसके 3 महीने बाद। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है आफ्टर, अगर यहाँ पे लिखा होता बिफोर तो बिफोर का मतलब होता पहले, आफ्टर का मतलब है बाद में, यानी कि बिफोर का मतलब है माइनस कर दो और आफ्टर का मतलब है प्लस कर दो। आफ्टर का मतलब क्या है, प्लस कर दो। तो यहां पर अब मई के बाद 3 मंथ बाद, तो मई के बाद 3 मंथ काउंट करो कौन से होंगे। मई के बाद आता है जून, फिर आता है जुलाई और फिर आता है अगस्त। ठीक है, अगस्त आ गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, अगस्त। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन बी के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। 3 मंथ बोला है क्योंकि जो रिया है उसका बर्थडे तो मई में था और जो टिया है उसका बर्थडे 3 मंथ बाद आता है, तो यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे 25 ही क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या है, अमन's मदर मेड अ टाइम टेबल फॉर हिज समर हॉलीडे। यानी कि अमन की जो मदर है उन्होंने क्या किया है, एक टाइम टेबल बनाया है समर हॉलीडेज़ के लिए कि भाई कैसे काम करना है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी वो करेंगे, किस टाइम से किस टाइम तक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है, पहली एक्टिविटी है योगा एंड एक्सरसाइज। तो योगा एंड एक्सरसाइज जो रहेगी वो 7 AM से 8 AM रहेगी। तो यानी कि 7 के बाद 8 आता है, तो यानी कि नेक्स्ट ही आता, तो कितना आवर हो गया, 1 आवर। 1 घंटे तक वो क्या करेंगे, योगा और एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है स्टडी। स्टडी कब करेंगे, 11 से लेकर 1 PM तक करेंगे। तो 11 के बाद, यानी कि 11 के बाद 12 बजते हैं, 12 के बाद फिर 1 आता है, तो यानी कि कितना आवर हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो 2 आवर्स की स्टडी, 2 आवर्स क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्ले, खेलेंगे 3 PM से 4:30। तो देखो 3 PM से 3 के बाद 4 आता है, तो 1 आवर तो ये हो गया और उसके बाद 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 1 आवर, 1.5 आवर कह सकते हैं, 1.5 एन आवर, यानी कि 1.5 घंटा अगर हम बात करें तो। उसके बाद स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग प्रैक्टिस 5:30 से 6 PM, यानी कि 30 मिनट्स, यहाँ पे बन जाता है 30 मिनट्स। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच एक्टिविटी डज अमन स्पेंड द मैक्सिमम टाइम। सबसे ज़्यादा टाइम वो किस एक्टिविटी में काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा तो बेटा यहीं पे ये बनता है, 2 आवर बनता है, 2 घंटे ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 1 आवर है, सेकंड पे 2 आवर है, उसके बाद हमारा 1.5 आवर है, उसके बाद हमारा लास्ट था 30 मिनट। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन ये 4 आ गया, मतलब एक्टिविटी, आई मीन टू से एक्टिविटी। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम किस में जा रहा है, स्टडी में जा रहा है, 2 आवर। तो 2 आवर पढ़ रहे हैं तो स्टडी के ऑप्शन पे आप टिक मार्क कर देंगे।
अब इसी क्वेश्चन को वो उल्टा भी बोल सकता था। उल्टा मतलब इसको मिनिमम कर देता है यहाँ पे कि किस एक्टिविटी में सबसे कम टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो स्विमिंग प्रैक्टिस में ओनली 30 मिनट्स ले रहे हैं, तो हमारा फिर ऑप्शन हो जाता डी। फिर हमारा ऑप्शन हो जाता डी अगर वो बात करता मिनिमम की। लेकिन उसने बोला मैक्सिमम टाइम किस में ले रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम स्टडी में ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी पे टिक मार्क कर देंगे। ओके, तो बेटा इस तरह से हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे। कुछ वर्कशीट वगैरह मैं ट्राई करूंगा भेजने की जल्द से जल्द ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए अच्छे से तैयारी करिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।